Zombie apocalypse. नमस्कार खुशामदीद, मैं स्वप्नेश तिवारी एक बार आप सबका फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डे स्टडी पॉइंट पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में वादा किया था कि हम लोग कोर्स को कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। तो आज वो दिन आ गया है जहां पर हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का जो पेपर है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि चैप्टर्स में से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं और भी मैं आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है और आप किस तरीके से उसे पढ़ें कि जिससे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कवर हो जाए उस चैप्टर से। ठीक है। और अगर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के कुछ चैप्टर्स आपको समझ में नहीं आए और आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैंने उनके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं। आप लोग मेरे चैनल को विजिट करके उस वीडियोस को देख सकते हैं और फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वीडियो पूरा देखें कि पेपर किस तरीके से पूछा जाएगा। और मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि पेपर को बता सकूं कि उसमें क्वेश्चन को किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, उस क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, आपको किस किस इशू को एड्रेस करना है और किस तरीके से आप करीब करीब 4 या 5 पेज का आंसर लिख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि मैं वहां पर क्या क्या बताने और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको मार्क्स दिला सकती हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन है और ये पेपर जो है उसका नाम है पॉलिटिकल साइंस, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का पेपर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, फर्स्ट पेज पर तो आपको पूरा इंस्ट्रक्शंस होते हैं किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर करने हैं, कितने क्वेश्चन करने हैं और कितने मार्क्स का वो पेपर है। ठीक है। और आपका यूनिक पेपर कोड, नेम ऑफ द पेपर, नेम ऑफ द कोर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने पहले पेपर दिया होगा और आप सबको इन सब के बारे में पता होगा कि किस तरीके का पेपर फॉर्मेट होता है। ठीक है। और नहीं हुआ तो आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा कि किस तरीके का पेपर है ये। तो आप देख सकते हैं सेमेस्टर 2 का पेपर है। टोटल मार्क्स ये 75 मार्क्स का पेपर है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना की वजह से होने की वजह से आप देखें कि ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम का बड़ा वो चल रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी ने आपके लिए क्या नोटिफिकेशन निकाला है। तो जनरली मेरे को लगता है कि डीयू के लिए तो अभी ऑनलाइन एग्जाम ही हो रहे हैं। तो ऑनलाइन एग्जाम में जो होता है उसके इंस्ट्रक्शन थोड़े से बदल जाते हैं। मतलब यहाँ पर आप देखें कि करीब जो ऑफलाइन एग्जाम होता है उसमें करीब 8 क्वेश्चन पूछते हैं वो, जिसमें से आपको 4 करने होते हैं। ये मैं पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन ऑफलाइन में जब आप ऑनलाइन में जब आप बात करेंगे तो ऑनलाइन में आप क्या पाएंगे कि वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाते हैं, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 से 6 हो जाते हैं और आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने ही अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी आपको 4 ही करना होता है, बस आपके जो ऑप्शंस है वो कम हो जाते हैं। तो आप देखें कि ऑनलाइन में ये थोड़ा सा एक आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से कम हो जाते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि आप ज्यादा चैप्टर्स को मिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि चैप्टर को मिस करने का यहाँ पर क्या मतलब है। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि पेपर में पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एग्जामिन द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन स्टेट। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें वो पूछ रहा है कि मार्क्सिस्ट का जो पर्सपेक्टिव है इंडियन स्टेट को लेकर वो एग्जामिन करना है। तो यहां पर आप ध्यान दें, यहां पर इस क्वेश्चन में मैं आपको बताने वाला था ना कि किस तरीके से क्या क्या एक्सपेक्ट को आपको एड्रेस करके उसका आंसर लिखना है। तो आप देखें कि जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसमें क्या है, एग्जामिन। आपको इस तरीके से क्वेश्चन को ब्रेक करना होगा, समझना पड़ेगा। एग्जामिन है, फिर वो मार्क्सिस्ट वाला तो है ही है कि मार्क्स का आपको किस तरीके से उसका पर्सपेक्टिव बताना है, और प्लस इंडियन स्टेट भी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म इसमें मुझे दिखने को मिल रही हैं जिनमें आपको क्या करना है, एग्जामिन करना है। एग्जामिन का मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल उसकी करनी है। मतलब आपको इसके पॉजिटिव प्लस नेगेटिव और प्लस इसके बारे में आपको बताना है कि मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है इंडियन स्टेट को लेकर। ध्यान देने वाली बात है कि मार्क्सिस्ट की पूरी थ्योरी या फिर पूरी आइडियोलॉजी नहीं बतानी आपको मार्क्सिस्ट का पर्सपेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू इंडियन स्टेट बताना है। यानी इंडियन स्टेट के विषय में मार्क्सिस्ट ने क्या क्या बताया है, उनकी क्या क्या थ्योरी है, वो आपको बताना है। ठीक है। उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन पर आ जाए। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या रखा है, एनालाइज द रिलेशन बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड बीपीएसपी। आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। यहां पर फिर ध्यान देने वाली बात है कि इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपी। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आपको रिलेशनशिप भी बतानी है
और आप ये सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन का करीब जो वेटेज होता है वो लगभग 17 मार्क्स का होता है, 17 से 18 के बीच में होता है, ये कई बार पॉइंट में भी होता है 17.5 समथिंग, लेकिन इतना ही होता है। तो आप मानकर चले कि अगर 17 से 18 मार्क्स का क्वेश्चन आपका है तो लगभग मैं आपके लिए मिनिमम जो बता रहा हूं वो 4 पेज का आंसर होना चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम तो आप 6 से 8 भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 6 से 8 पेज का आप आंसर लिख सकते हैं। तो आप देखिए कि 17 से 18 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके लिए और कम से कम 4 पेज का कंटेंट लिखना है। तो आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे? आप सिर्फ रिलेशनशिप तो बताएंगे नहीं, 17 पेज में आप रिलेशनशिप तो बता नहीं पाएंगे, इतनी तो रिलेशनशिप इसमें है भी नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसकी अप्रोच मैं बताता हूं कि किस तरीके से आप अपने आंसर को लंबा कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी रहेगी। ऐसा नहीं कि अगर हमें 8 पेज लिखना है तो हम कुछ भी लिख रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, मैंने कभी भी पॉलिटिकल साइंस का आंसर 4 से 6 पेज से ज्यादा कभी नहीं लिखा, कभी भी नहीं लिखा। बिकॉज क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करता है। तो कई बार बच्चे उसमें कुछ भी भर के आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा चैप्टर लिख दिया, ऐसा नहीं होता। टीचर वहां पर जो बैठे वो बेवकूफ नहीं है, आपकी कॉपी को क्वालिटी के बेसिस पे ही चेक होगी। तो ध्यान दीजिए, वापस आते हैं इस पर। एफआर और डीपीएसपी में हम क्या करेंगे, पहले हम फंडामेंटल राइट को डिफाइन कर देंगे, फिर डीपीएसपी को डिफाइन कर देंगे, इनके जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में हम लिख देंगे कि हाँ भाई ये आर्टिकल्स इसमें आते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इनके बीच में एक डिफरेंस जितने भी हैं वो बता सकते हैं हम कि डिफरेंस क्या है। फिर लास्ट में जाकर हम रिलेशनशिप इसे बता सकते हैं। और फिर लास्ट में अगर आप चाहें तो एक कंक्लूजन टाइप अपना कुछ दे सकते हैं। कंक्लूजन क्या देंगे कि आप बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि डीपी और फंडामेंटल राइट में दोनों मतलब एक ही तरीके के हैं, उनमें ज्यादा भेदभाव नहीं कर सकते, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप इस तरीके का कुछ भी कंक्लूजन लिख सकते हैं, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा डिबेट रहती है कि फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका कह रखा है डिस्कस द चेंजिंग नेचर ऑफ पार्लियामेंट। फिर यहाँ पर ध्यान देने वाली दोस्तों बात है कि आपको यहाँ पर पार्लियामेंट के बारे में नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है डिस्कस करो द चेंजिंग नेचर ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट का नेचर बदलता जा रहा है, जो उसकी प्रकृति बदलती जा रही है, उसके विषय में आपके बारे में बात करनी है। यानी आप इसमें ये बात कर सकते हैं कि पहले तो आप 17-18 मार्क्स का आंसर लिखेंगे कैसे। फिर से वही बात, आप क्या करेंगे, पहले पार्लियामेंट के बारे में बताएंगे कि पार्लियामेंट है क्या। आप किसी भी क्वेश्चन का अप्रोच इस तरीके से कर सकते हैं कि पार्लियामेंट क्या है। फिर पार्लियामेंट के 2 हाउसेस के बारे में बताएंगे कि हाँ भाई ये 2 हाउसेस हैं, ऐसे हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा इलेक्शन कैसे होता है, कितने मेंबर है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। एक्सेसिव कर देंगे तो फिर आपका जो मेन आंसर है उसको कैसे एड्रेस करेंगे, है ना। तो पार्लियामेंट के बारे में बता दिया, फिर प्रेसिडेंट के बारे में बताएंगे कि वो इसका हिस्सा नहीं होता, ये सब नहीं होता। और फिर अब आप बात करेंगे कि पार्लियामेंट में होता क्या है, पार्लियामेंट का बेसिक फंक्शन क्या है। फंक्शंस लिखते हुए फिर आप वहां पर बताएंगे चेंजिंग नेचर ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट का नेचर कैसे बदल रहा है, कि किस तरीके से क्वेश्चन आर को लोग स्किप कर रहे हैं। पहले जो था कि डिस्कशन और डिबेट्स होते थे बिल्स के ऊपर, अब वो डिस्कशन डिबेट नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट की एक तरीके से आप देखें कि अगर वो मेजोरिटी में आ जाती है तो बिल्स को ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, ऑर्डिनेंस पास कर दिया जाता। आप रिसेंट का एग्जांपल भी इसमें कोट कर सकते हैं जिससे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि फार्म बिल को ऑर्डिनेंस से लाया गया, तो आप ये देखें कि किस तरीके से पार्लियामेंट का जो मेन मकसद था उसको स्किप किया गया। कोरोना में जो फर्स्ट मीटिंग थी उसमें क्वेश्चन आर को मिस किया गया। आप इस तरीके से इस चीजों को अगर करंट से जोड़कर लिखेंगे तो आपके मार्क्स और अच्छे मिल जाएंगे अदर स्टूडेंट से। कैसे? क्योंकि वो करंट एग्जाम्पल को कोट नहीं करेंगे, एग्जाम्पल्स को कोट नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा एक मौका होता है जिसमें आप करंट एग्जाम्पल को अगर कोट कर सकते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक, फिर आप देखें फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या रखा है, क्रिटिकली एनालाइज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। तो मैंने जुडिशियल रिव्यू वगैरह सुप्रीम कोर्ट वगैरह अपनी वीडियोस में कराया, आप देख सकते हैं, वैसे मैंने सब कवर कराया ये। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकली देखिए, क्वेश्चन को करना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो एक नया टर्म आपके सामने आया है क्रिटिकली, आप देखें कि क्रिटिकली का मतलब क्या है, पहले वो समझें। क्रिटिकली का मतलब होता है किसी चीज को आप क्रिटिक करें उसके बारे में, मतलब एक तरीके से आप उसके नेगेटिव चीजों के बारे में बात करें, है ना, कि आप उसकी बुराइयां करें, उसकी कमियां निकालें। तो आपको इस तरीके से उसका अप्रोच करना है। पहले आप कैसे अप्रोच करेंगे, पहले बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट की पावर थोड़ी सी बताएंगे, उसके फंक्शंस बताएंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आप जब उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर आपको जुडिशियल रिव्यू के रेफरेंस में आप देखें कि किस रेफरेंस में आपको क्रिटिसाइज करना है सुप्रीम कोर्ट की पावर का, जुडिशियल रिव्यू के। तो जुडिशियल रिव्यू के जितने भी आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज पेट्रियार्की इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिक्स बीइंग एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ पावर स्ट्रक्चर। मतलब अब आप ये पूछ रहा है कि किस तरीके से जो पेट्रियार्की है वो इंडियन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है, और वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पावर स्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। यहां पर क्या एड्रेस करना है साथियों,
पहले तो आप पेट्रियार्की के बारे में बताएंगे कि पेट्रियार्की है क्या, किस तरीके से काम कर रहा है, कितने सालों से ये होता आ रहा है, क्या है क्या नहीं, इसके बारे में आप बताएंगे। सोशल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, फैक्टर। आप देखिए कि इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं कि पेट्रियार्की के आप बहुत सारे फैक्टर्स लिख सकते हैं कि क्या क्या फैक्टर है, इनके कॉजेज लिख सकते हैं, रीजंस लिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अटेम्प्ट करने के लिए। और फिर आप बताएंगे कि इंडियन पॉलिटिक्स में पेट्रियार्की कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है। आप देखिए इंडियन पॉलिटिक्स के रेफरेंस में बात करनी है तो इंडियन पॉलिटिक्स में पेट्रियार्की कैसे, आप देखिए कि जो मेल हमारे पॉलिटिकल लीडर है वो ज्यादा है, फीमेल पॉलिटिकल लीडर कम है। रिजर्वेशन की बात तो करते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन कभी आज तक वो बिल पास नहीं हुआ। 1/3 की हम कब से बात करें, लेकिन आज तक पास नहीं हुआ। पंचायती में भले उसे कर दिया है, लेकिन अभी जो हमारी जो पार्लियामेंट में जो रिजर्वेशन की बात हो रही है वो नहीं है। तो आप ये दिखा सकते हैं कि किस तरीके से पेट्रियार्की इंडियन पॉलिटिक्स में भी एग्जिस्ट करती है, कि विमेन को ज्यादा रोल नहीं मिलता है इंडियन पॉलिटिक्स में लीड करने का या कुछ करने का। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। हाँ, फिर आप ये भी बता सकते हैं कि करंट टाइम में सिनेरियो चेंज कर रहा है। आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने आंसर को हमेशा एक पॉजिटिव नोट में एंड करना है, यानी कि पूरी बुराई कर दी, पूरा नेगेटिव पॉइंट लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पर कि हाँ देखें कि अभी निर्मला सीतारमण जो हमारी है वो फाइनेंस मिनिस्टर है। तो आप देखिए कि किस तरीके से वेमेन को आगे लाया जा रहा है, हमारी जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो बदल रही है, उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। इस तरीके से आप बदल सकते हैं। स्मृति ईरानी को कोट कर सकते हैं, सोनिया गांधी को कोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप जितना देंगे ना उतना बेहतर आपके आंसर की क्वालिटी उतनी इंप्रूव होगी। ठीक है, फिर आप देखेंगे 6th क्वेश्चन है, राइट एन एस्से ऑन द डिबेट्स ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया। ध्यान दें, यहां पर आपको एस्से लिखना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से एस्से लिखना है। मैं बार बार बता रहा हूं कि आप क्वेश्चन जब पढ़ें सीधा आंसर ना लिखने लगे कि हाँ ये इस चैप्टर से है, सेक्युलरिज्म से है, लो लिख दे फटाफट। नहीं, उसमें देखिए कि वो एड्रेस आपको किस किस इशू को एड्रेस करने के लिए बोल रहा है ना। तो यहां पर आपको एस्से लिखना है ऑन द डिबेट्स ऑफ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म पे जितनी भी डिबेट हो रही है उसके ऊपर लिखना है एस्से। आप सबसे पहले आप क्या करेंगे कि देखेंगे कि एस्से किस तरीके से लिखा जाता है। तो जो एस्से का फॉर्मेट होता है वैसे ही आप लिखेंगे। समझ में आया? और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप लोगों ने एस्से वगैरह लिखा है। अगर किसी को नहीं पता कि किस तरीके से एस्से लिखते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पर आपको बता दूंगा। ठीक है, फिर सेक्युलरिज्म की आप डिबेट्स ऑफ सेक्युलरिज्म के ऊपर लिखना है। तो सेक्युलरिज्म सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेक्युलरिज्म को डिफाइन करेंगे कि सेक्युलरिज्म होता क्या है। फिर आप देखिए कि सेक्युलरिज्म पे क्या क्या डिबेट हो रही है। आप देखिए जैसे कि कहा जाता है कि सेक्युलरिज्म जो है वो नहीं होना चाहिए। कई कुछ लोग का ये मानना है कि सेक्युलरिज्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक रिलीजन की कंट्री होनी चाहिए। जैसे आप देखिए कि कुछ कंट्री इस्लामिक कंट्री हैं, कुछ ने अपना एक वन रिलीजन बना रखा है स्टेट का। तो आप इस तरीके की डिबेट्स को डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ अगर सेक्युलरिज्म होता है तो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, प्रोटेस्ट बढ़ जाते हैं, रायट्स होते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि डाइवर्सिटी में वो बात नहीं बन पाती है जब तक आप एक रिलीजन नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर डिबेट चल रही है, तो आप उनको उस कंटेक्स्ट में रखते हुए बात करनी है पूरा सेक्युलरिज्म के बारे में। आप कैसे इसे बताएंगे, आप सीधा उसमें नहीं घुस जाएंगे कि हाँ चलिए मैं डिबेट पे बात करता हूँ। पहले सेक्युलरिज्म बताएंगे कि है क्या, फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है और अदर कंट्रीज में सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सेक्युलरिज्म में जो इंडिया का कंसेप्ट है वो बिल्कुल अलग है जो फॉरेन कंट्रीज में या अदर कंट्रीज में है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है। वो अगर आप कोट करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, फिर आप 7th क्वेश्चन पर आ जाइए, एनालाइज द मेजर ट्रेंड्स ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम। मेजर ट्रेंड्स ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने तो मतलब पार्टी सिस्टम, इंडियन पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ा है, क्या क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी, 1 पार्टी, ये सब पढ़ा है यहाँ पे। लेकिन वो ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो ये आपको सिर्फ एक कंफ्यूज करने के लिए टर्म दी गई है। इसका कोई वास्तविकता नहीं है इसको किसी भी क्वेश्चन से लेकर कि आप कंफ्यूज हैं उस पर। आप देखिए कि इसमें आपको एनालाइज करना है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि इंडियन पार्टी सिस्टम, याद रखिए कि इंडियन के कंटेक्स्ट में वो बात कर रहे हैं, इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि इंडियन पार्टी सिस्टम किस तरीके से इवॉल्व हुआ, मतलब उसके क्या क्या ट्रेंड है, अभी क्या चल रहा है, पहले क्या था। तो जाहिर सी बात है, पता है हम सब लोग को कि कांग्रेस का 1 पार्टी डोमिनेंस था कुछ सालों तक। फिर क्या हुआ, कोलिशन धीरे धीरे आने लग गई, फिर कांग्रेस ने कम बैक किया, लेकिन फिर उसके बाद देखिए कि उसने भी कोलिशन गवर्नमेंट के साथ ही फॉर्म किया था। आज आप देखिए कि कोलिशन गवर्नमेंट ही चल रही है। तो इस तरीके से आपको पूरा ट्रेंड बताना है कि हाँ 1 पार्टी सिस्टम से किस तरीके से हम लोग ने मल्टी पार्टी सिस्टम में स्विच किया। ठीक है, तो आपको ये पूरा इसके तरीके से आपको एनालाइज करना है। बहुत एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, आप इसमें ज्यादा कुछ लिख सकते हैं। फिर 8th क्वेश्चन जो जनरली वो होता है वो शॉर्ट नोट आता है। तो शॉर्ट नोट जो होते हैं वो उन चैप्टर से लिए जाते हैं या उन टॉपिक से लिए जाते हैं जिन पे आप ज्यादा कंटेंट नहीं लिख सकते, मतलब लिख तो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं लिख सकते। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इन्वायरमेंट मूवमेंट। तो इसमें 4 आपको शॉर्ट नोट में 4 क्वेश्चन दिए होते हैं जिनमें आपको सिर्फ 2 करने होते हैं। शॉर्ट नोट मतलब आप 1 पेज, इतना मान के चलें कि शॉर्ट नोट के बारे में मैं बता देता हूँ
कि आप देखें कि 8th क्वेश्चन में जो शॉर्ट नोट है उसका क्या मतलब है। शॉर्ट नोट में क्या होता है कि आपको एक पेज से लगभग 2 पेज का आंसर आप लिख सकते हैं। मतलब मैं कहूंगा 1 पेज से 2 पेज तक का इतना बहुत है, क्योंकि वो लगभग 7.5 या 8 मार्क्स का या 7 मार्क्स का होता है। तो मेरे ख्याल से 1.5 पेज, मैंने तो जितना भी अपने एक्सपीरियंस से 1.5 पेज लिखा है, 1.5 पेज से ज्यादा कभी नहीं लिखा है। अच्छा मार्क्स मिल जाता है अगर आप अच्छे कंटेंट से लिखते हैं। ध्यान रखिए कि पैराग्राफ को थोड़ा चेंज भी कर लीजिएगा। तो ये आपका शॉर्ट नोट हो गया, मतलब आपको बहुत शॉर्ट में इसके बारे में बताना है। तो पहला इसमें है इन्वायरमेंट मूवमेंट, दूसरा है न्यू सोशल मूवमेंट्स, फिर आप देखेंगे कि कोलेशन पॉलिटिक्स है, फिर रोल ऑफ ट्रेड यूनियन है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, शॉर्ट नोट बोला है तो आप टू द पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा कुछ उसमें एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। जैसे मैं बता दूं कि इन्वायरमेंट मूवमेंट के बारे में अगर आप करना चाहते हैं तो इन्वायरमेंट मूवमेंट को आप कैसे करेंगे, पहले बताएंगे कि इन्वायरमेंट मूवमेंट है क्या, क्यों होता है, कब कब हुआ है, कुछ एग्जाम्पल आप कोट कर पाए, हो गया कंप्लीट आंसर। फिर आप देखें कि मान लीजिए आप करना चाहते हैं न्यू सोशल मूवमेंट, तो आप बताएंगे कि सोशल मूवमेंट क्या है, पहले सोशल मूवमेंट्स कैसे हुआ करते थे और अब में क्या चेंज आया, सोशल मूवमेंट का कॉज क्या है और उसे कैसे रिलेट किया जाता है, कैसे वो आगे बढ़ता है, क्या क्या उसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व है, ये सारी बातें आप उसमें लिख सकते हैं। फिर कोलिशन पॉलिटिक्स की आप बात करें तो कोलिशन पॉलिटिक्स मतलब कोलिशन गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स अब कैसे बढ़ने लग गई। मतलब आप देखिए कि एक पार्टी दो पार्टी की जो आइडियोलॉजी सेम भी नहीं है, लेकिन वो सरकार बनाने के लिए, पावर में आने के लिए आपस में मिल जाती है। तो आपको वहां पर ये सारी चीजें डिस्कस करनी है कि अपने फायदे, अपने बेनिफिट के लिए, पावर में आने के लिए वो किस तरीके से डर्टी पॉलिटिक्स को गेम करते हैं कोलिशन गवर्नमेंट जो है। उसमें आप देखेंगे विचारों में भी मतभेद होती है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं होती। तो आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा नेगेटिव थोड़ा सा पॉजिटिव करके एक अच्छा आंसर इसमें फॉर्म कर सकते हैं। फिर आपका है रोल ऑफ ट्रेड यूनियन लास्ट। तो रोल ऑफ ट्रेड यूनियन में आप ट्रेड यूनियन का क्या रोल है, किस तरीके से ट्रेड यूनियन है क्या, पहली चीज, फिर उनका रोल क्या है डेवलपमेंट में और सारी चीजें, इकोनॉमिक सोशल फैक्टर सब आप उसमें इसमें अपना एक तरीके से अपने आंसर को अप्रोच कर सकते हैं। ध्यान दें उस क्वेश्चन में अगर आप देख सके कि 3-4 फैक्टर बना सकें, सोशल, इकोनॉमिक और आप पॉलिटिकल, तो उसको जरूर एड्रेस करें। इससे क्या होता है कि आपको वो टीचर को पता चलता है कि आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की है, आपकी अप्रोच सही है, तो वहां पर आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग को ये पूरा जो मेरा इस वीडियो का जो हमने कंटेंट बनाया वो आपको पसंद आया होगा। और अगर आप और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखना चाहते हैं और भी इस सेमेस्टर के कुछ पेपर्स को देखना चाहते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, आपका इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से उस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। मैं आपको एक आइडिया मिल जाएगा, बिकॉज प्रीवियस ईयर के रेफरेंस लेने से बहुत फायदा होता है कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, अब रही बात, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि क्या अप्रोच। आप देख सकते हैं कि करीब करीब 8 क्वेश्चन आए थे यहाँ पर। तो 8 क्वेश्चन में आप देखें कि आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं, अगर ये ऑफलाइन मोड है तो। अगर ऑनलाइन मोड है तो भी 4 करने हैं, लेकिन उसमें ऑप्शन 6 आते हैं। तो मैं आपके लिए एक स्ट्रैटेजी बता सकता हूं कि आप अपने कम से कम 4 से या 5 चैप्टर ऐसे कर लें जो बहुत ही अच्छे से आपको आते हो, जिसमें आपका कंटेंट बहुत अच्छा हो। मतलब जरूरी नहीं कि आप सर हर चैप्टर को उतने ही ध्यान से, उतने ही अच्छे से पढ़ें। हाँ, मैं ये कहूंगा कि आप कुछ चैप्टर्स को स्किप कर सकते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं लिख सकता या ये चैप्टर मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हैं, उन 4-5 चैप्टर को अपने एकदम पक्के कर लीजिए कि अगर इन पे क्वेश्चन आया तो मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ। तो वो 4-5 आप फिक्स कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि 6 आएंगे तो भी आप कर लेंगे, और अगर 8 आए तो भी आप कर लेंगे। 6 में थोड़ा फंस सकते हैं, इसलिए मैंने 5 कर लिया है। तो 5-6 चैप्टर तो आप ऐसे करके जाइए जो आपके एकदम स्ट्रॉन्ग टिप्स हो, यानी आप 1-2 चैप्टर छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी है, ये नहीं है कि आप, मतलब मैं आपको बोल रहा हूं कि आप पढ़े नहीं, ये स्ट्रैटेजी एक अच्छे अप्रोच करने के लिए और अच्छे मार्क्स लेने के लिए। ठीक है, तो मैंने उसके बारे में आपको बता दिया। अगर आपको दूसरी वीडियोस और देखनी तो आप जरूर कमेंट करें, और अगर इसमें से कोई डाउट है तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।